हेलो साथियों, आपका अपने परिवार बंधन पाठशाला में स्वागत है। आज मैं इस चैनल में आज आप लोग को क्लास 11 का चैप्टर 3 का जो चैप्टर छूट गया था, आगे का चैप्टर आज से बढ़ाया जाएगा। आज आप लोग का चैप्टर 3 जो समतल में गति है, फिजिक्स का यूनिट 3 का पढ़ाया जाएगा। यूनिट 3 में सारा ऑब्जेक्टिव को बताया जाएगा। चलिए देखिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि क्लास 11 का बेटर तैयारी हो सके, और अगर अच्छा लगे तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्न में से कौन सी अदिश राशि नहीं है। इस पे ये बताना है कि कौन सा अदिश राशि नहीं है। ऑप्शन पहला है ताप, दूसरा है घर्षण गुणांक, तीसरा है आवेश, चौथा है आवेग। इस पर यह बताना कि कौन सा अदिश राशि नहीं है। तो इसमें से ताप भी अदिश राशि है, घर्षण गुणांक भी अदिश राशि है, ये सी नंबर। आवेश भी अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर डी, ये आवेश नहीं, ये सदिश राशि है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है। इनमें से बताना है कि कौन सा अदिश राशि है। तो चलिए देखिए, ऑप्शन नंबर ए है वेग, दूसरा है बल, ऑप्शन नंबर सी विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर डी विस्थापन। इससे पूछा अदिश राशि कौन सा है। तो वेग ये सदिश राशि है, बल ये भी सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है। इसमें ऑप्शन नंबर सी विद्युत धारा यह एक अदिश राशि है। इसके लिए उसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए तीसरा नंबर में, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है। कौन सी अदिश राशि है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर बी है रेखीय संवेग, ऑप्शन नंबर सी है त्वरण, ऑप्शन नंबर डी है विद्युत क्षेत्र। इसमें पूछा है अदिश, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है निम्न में से कौन सी सदिश राशि है। इनमें से ये बताना है कि इनमें से कौन सा सदिश राशि है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर बी है गुरुत्वाकर्षण विभव, ऑप्शन नंबर सी है धारा घनत्व, ऑप्शन नंबर डी है कोण। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विद्युत धारा अदिश राशि है, ये नहीं होगा। और ये गुरुत्वाकर्षण विभव ये एक अदिश राशि है, ये भी नहीं होगा। कोण भी अदिश राशि है, ये नहीं होगा। इससे पूछा कौन सा सदिश है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसका ऑप्शन नंबर सी धारा घनत्व एक सदिश राशि है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से कौन सदिश राशि है। इनमें से ये बताना है कि कौन सा सदिश राशि है। सदिश उसको बोला जाता है जो दिशा और परिणाम पर निर्भर करता है। तो देखिए इसमें से जो पहला नंबर ऑप्शन है समय, दूसरा है दूरी, तीसरा है विस्थापन, चौथा ऑप्शन है चाल। तो इसमें समय हो गया सदिश राशि नहीं है, ये एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है, ये भी नहीं होगा। चाल एक अदिश राशि है, ये भी नहीं होगा। इसमें से ऑप्शन नंबर सी विस्थापन यह एक सदिश राशि है, यही इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर 6 जिसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा एक सदिश राशि है। इसमें यह बताना है कि कौन सा सदिश राशि है। तो पहला नंबर ऑप्शन है ए नंबर चाल, दूसरा है बी नंबर दूरी, सी वेग,
डी समय, इसमें पूछा है सदिश कौन है। चाल अभी बताया कि यह अदिश राशि है, दूरी यह एक अदिश राशि है, समय एक अदिश राशि है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, वेग एक सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है यदि दो सदिश परिमाण समान है, दिशा विपरीत है, तो उनका परिमाण होगा। यदि मान लीजिए एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, और इसका दोनों का परिमाण समान है, दोनों का परिमाण समान है, यदि इस सदिश को घुमा करके यहाँ पर इस तरफ दे दे वेक्टर ए, यानी ये वेक्टर बी के बराबर हो जाए, ये वेक्टर बी के बराबर हो जाए, तो फिजिक्स में विपरीत दिशा दिखाने के लिए माइनस का चिन्ह दिया जाता है। तो इसका जो परिणामी सदिश निकलेगा b प्लस माइनस बी, तो b माइनस बी वेक्टर बी यहाँ खत्म हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, इसका शून्य होगा। 8 नंबर क्वेश्चन, मतलब दो सदिश का अदिश गुणनफल को डैश के रूप में भी जाना जाता है। जो अदिश गुणन है वो डॉट प्रोडक्ट के रूप में जाना जाता है। दो सदिशों को अदिश गुणन जो है वो डॉट प्रोडक्ट में जाना जाता है। इसका निकालने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। यहाँ से आप लोग का कौन थीटा कौन भी पूछा जाता है, कौन निकालने के लिए बोला जाएगा, तो कौन अगर निकालने के लिए बोला जाए तो ए बी ए डॉट बी बी कॉस थीटा, कौन बोला है तो थीटा को फ्री करेंगे, ये साइड लाएंगे तो यहाँ इन्वर्स कॉस इन्वर्स वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बाय ए बी, ये आप लोग का कौन निकाला जाएगा। यहाँ ये वाला फॉर्मूला से आप लोग का कौन निकाला जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको बिंदु गुणनफल के नाम से भी जाना जाता है। देखिए 9 नंबर, और प्रक्षेप गति में वेग की जो क्षैतिज घटक रहता है वो क्या रहता है। तो प्रक्षेप गति उसको बोला जाता है, मान लीजिए कोई वस्तु को कुछ कोण पे फेंका जाए तो ऐसे जो गति प्राप्त होती है, ऐसे जो गति निकलती है, इसको प्रक्षेप गति बोला जाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये u है, यहाँ पर थीटा, इधर जो रहेगा, इधर का जो वेग रहेगा u cos थीटा, और क्षैतिज घटक में याद रखिएगा u cos थीटा हर हमेशा यहाँ पर हर एक जगह इसका जो वेग रहता है नियत रहता है, वेग रहता है नियत यानी कांस्टेंट रहता है, और इसमें त्वरण जो रहता है शून्य होता है। वेग ही नहीं बढ़ेगा तो त्वरण नहीं उत्पन्न होता है, अगर वेग बढ़ता है तो त्वरण उत्पन्न होगा, अगर इसमें वेग नियत है तो त्वरण इसमें उत्पन्न नहीं होगा। और इसमें ऊर्ध्वाधर में त्वरण हमेशा नियत रहेगा। यहाँ पर देखिए वस्तु अगर यहाँ रहेगा तो नीचे त्वरण लगेगा माइनस जी, यहाँ भी वस्तु रहेगा तो नीचे लगेगा माइनस जी, यहाँ रहेगा वस्तु तो यहाँ पर भी लगेगा माइनस जी, सभी जगह यहाँ पर माइनस जी। तो याद रखिए यहाँ दो क्वेश्चन हुआ कि एक्स अक्ष में त्वरण 0 और वेग नियत रहता है, वाई में त्वरण समान रहता है माइनस जी, इस वाई दिशा में त्वरण समान रहता है। चलिए इसका क्वेश्चन में क्या है कि प्रक्षेप गति में वेग की क्षैतिज घटक रहता है। पहला है ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, नियत वेग क्षैतिज घटक में यानी एक्स अक्ष में जो रहेगा नियत रहेगा इसका वेग, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल का परिमाण होता है। याद रखिए दो सदिश का अगर क्रॉस गुणनफल करें तो इसका जो परिणामी सदिश आएगा वह सदिश में ही आएगा, इसका परिणामी सदिश में ही आएगा। अगर और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि दो सदिशों का बिंदु गुणनफल, अगर दो सदिशों का बिंदु गुणनफल दे तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा अदिश में आएगा। ठीक है, नहीं ऑप्शन पहला जो इसमें जो हो जाएगा दो सदिशों का सदिश गुणन अदिश, ये तो नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सदिश, यानी दो क्रॉस जहाँ गुणनफल करा जाए तो ऑप्शन नंबर बी यानी सदिश आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर,
यदि दो सदिशों का दिशा समान है, यदि दो सदिश का अगर दिशा समान है, मान लीजिए एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, तो उनका परिणामी सदिश यानी उसका जो परिणाम किसके बराबर होगा। यानी मान जानिए कि जब यहाँ से 4 पॉइंट एक याद रखिएगा, जब दो सदिश समान दिशा में रहता है, समान दिशा में रहता है, तो परिणाम निकालने के लिए दोनों सदिशों को जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। नहीं, जब दो सदिश समान दिशा में होगा, तो उसका परिणाम निकालने के लिए दोनों सदिश को जोड़ देते हैं। यदि जैसा रहे वेक्टर ए और वेक्टर बी दे तो बोलेगा इसका परिणाम निकालो, तो यहाँ जोड़ा जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, नहीं जब एक ही दिशा में हो। यदि यही बात बोलता यहाँ पर अगर दे दो सदिश का दिशा समान नहीं विपरीत हो, यदि बोला जाए यहाँ दोनों दिशा का विपरीत हो, तो यहाँ पर नहीं कि मान लीजिए वेक्टर ए इधर है, ए वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी इधर है, तो दोनों सदिश का जो परिणाम निकालेंगे तो बड़ा में से छोटा को माइनस किया जाता है, नहीं कि इसे अगर अच्छा से डिटेल से समझना है तो ये समांतर चतुर्भुज के नियम से समझा जाता है। इसीलिए यहाँ पर इतना याद रखिएगा शॉर्ट में कि जब दो सदिश एक ही दिशा में हो तो परिणामी सदिश निकालने के लिए दोनों को जोड़ देते हैं, और जब दो सदिश विपरीत दिशा में हो तो परिणामी सदिश निकालने के लिए दोनों को घटा देते हैं। तो ठीक है, चलिए पहला इसमें क्या ऑप्शन दिया है, पहला इनके परिणाम का योग, दूसरा है उनके परिणाम में अंतर, तीसरा है शून्य, चौथा है अनिश्चित। यानी कि आप लोगों को बताया कि जब दो सदिश समान है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका परिणाम का योग किया जाता है। अगर वही बोलता अगर विपरीत है तो इनके परिणाम में अंतर किया जाता है, यानी कि माइनस किया जाता है। ये ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही। 12 नंबर, यदि दो सदिश की दिशा एक ही हो तो उसका अदिश गुणनफल होता है। जब दो सदिश एक ही दिशा में हो तो उसका अदिश गुणनफल क्या होगा। तो आप लोग अभी एक फॉर्मूला बताएं, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, इसका जो फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, यानी कि बोला है जब एक ही दिशा में है, मान लीजिए एक वेक्टर ए है इस तरफ, ये भी इधर है वेक्टर बी। अब बताइए दोनों के बीच जो कोण बनेगा, ये तो कहीं भी आगे जाकर के क्रॉस नहीं करेगा, तो इसके बीच जो कोण बनेगा यहाँ पर थीटा बराबर 0 डिग्री। तो अब यहाँ पर रख लीजिए कि ए बी कॉस 0 और कॉस 0 का मान 1, यानी यहाँ पर जो वेक्टर ए हो जाएगा, वेक्टर बी जो हो जाएगा यहाँ महत्तम बनेगा, एक ही दिशा में होगा यानी कि अधिकतम बनेगा। अगर इसका कौन लंबवत हो, अगर यही क्वेश्चन अगर देता कि यदि दिशा लंबवत हो यानी कि 90 डिग्री हो, तो एक हो जाएगा वेक्टर ए इधर और वेक्टर बी इधर, तो इसके बीच का कोण 90 डिग्री बनेगा। अगर लंबवत होगा तो यहाँ पर अगर लंबवत होगा तो cos 90 डिग्री और cos 90 का मान 0, तो ये 0 हुआ तो पूरे को 0 कर देगा, यानी कि जब लंबवत होगा तो वह शून्य होगा। यानी अगर जहाँ 90 डिग्री देता है यहाँ लंबवत देता तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अगर यह बोला एक ही दिशा में तो ऑप्शन नंबर डी होगा। यदि बोला जाता कि यदि दो सदिश विपरीत दिशा में हो, यदि दो सदिश विपरीत दिशा में एक सदिश इधर है और एक सदिश इधर है, तो इसके बीच का जो कोण बनेगा 180 का बनेगा। इसी फॉर्मूला में रख दीजिए।
फॉर्मूला में cos 180 और cos 180 का मान होता है माइनस यानी ए बी, यानी कि जहां अगर 180 देता विपरीत दिशा में होता है, जब विपरीत दिशा में होता है तो 180 बनता है, अगर लंबवत में होता है तो 90 बनता है, अगर एक ही दिशा में हो तो वहां पर एंगल जो बनता है 0 डिग्री बनता है। यानी इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। बोला दो सदिश एक ही दिशा में हो तो वह अदिश गुणनफल क्या होगा, अधिकतम होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बोला है निम्न में से कौन सा अदिश है, इसमें वेग तो सदिश है, विस्थापन सदिश है, बल सदिश है, चाल अदिश है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। और ये वाला सब गलत है क्योंकि ये सब सदिश है और यहाँ पर पूछा अदिश कौन सा है, तो यहाँ चाल हो जाएगा सही। चाल एक अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 14 बोला निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है, इसमें कौन सा सदिश राशि नहीं है। तो पहला नंबर जो ऑप्शन है विस्थापन, पहला बोला और विस्थापन बोला सदिश नहीं है, तो विस्थापन सही है, विस्थापन ये एक सदिश राशि है। ये इसमें बल ये भी एक सदिश राशि है। इसमें से कोणीय संवेग भी एक सदिश राशि है, यानी ऑप्शन नंबर डी विद्युत धारा ये अदिश राशि है, ये सदिश राशि नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, ये वाला क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें, ये एक सदिश राशि नहीं है, यह विद्युत धारा एक अदिश राशि होता है यह। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 बोला है निम्न में से कौन सदिश राशि है, इनमें यह बताना है कि कौन सा सदिश राशि है। सबसे पहला ऑप्शन है ऊर्जा, ये तो नहीं है, ये एक अदिश राशि है। उसके बाद विभव भी एक अदिश राशि है, ये भी नहीं होगा। सी नंबर कार्य भी एक सदिश राशि है, सॉरी अदिश राशि है, ये नहीं होगा, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संवेग एक सदिश राशि है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ये अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 मतलब त्वरण किस प्रकार की भौतिक राशि है। तो त्वरण में दिशा की आवश्यकता होती है, त्वरण वेग पर निर्भर करता है और वेग एक सदिश राशि है और त्वरण भी एक प्रकार का सदिश राशि ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब बोला है कि क्वेश्चन नंबर 17 एक विद्यार्थी कुछ समीकरण का अध्ययन करता है, कुछ समीकरण दिया हुआ है, पहला शक्ति, दूसरा बल, तीसरा वेग। इनमें से ये बताना है कि कौन सा सदिश राशियां है, इनमें से ये बताना कि कौन सा सदिश राशि है। शक्ति ये सदिश राशि नहीं है क्योंकि कार्य और समय ये दोनों भी सदिश राशि नहीं है और दोनों का भागफल सदिश नहीं आ सकता है। उसके बाद बल आप लोग को बताएं कि एक प्रकार का सदिश राशि है, ये हो गया। वेग भी आपको बताएं कि सदिश राशि है, यानी कि इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दो सदिश राशि है, तीन राशि दिया हुआ है, इसमें से दो सदिश राशि है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है, बोला है कि उड्डयन काल टीएफ एवं अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने का काल टीएम के बीच संबंध। सबसे पहले आप लोग को प्रक्षेप गति अभी बताएं कि कुछ कोण पे फेंका जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पर वस्तु को कुछ कोण पे फेंका, मान लीजिए यहाँ पर वस्तु कुछ कोण पे फेंका यू वेग से, तो यहाँ से याद रखिएगा यहाँ से जो वस्तु जाएगा इस बिंदु पर पहुंचेगा और यहाँ से वस्तु यहाँ तक आएगा। तो सबसे पहले इसमें उड्डयन काल क्या होता है। उड्डयन काल उस काल को बोला जाता है जब प्रक्षेप गति के दौरान जो वस्तु हवा में रहता है, जब तक वह वस्तु हवा में रहता है उस समय को, जितना देर वह वस्तु रहता है, जितना समय तक रहता है, उस वस्तु को बोला जाता है, उस समय को बोला जाता है उड्डयन काल, टोटल टाइम। तो यहाँ पर बोला है कि उड्डयन काल, प्रक्षेप गति का जो उड्डयन काल होता है टीएफ, प्रक्षेप गति का यहाँ से तक यहाँ तक जो समय लगता है वो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने का काल, यानी कि अधिकतम ऊंचाई यहाँ तक पहुंचने का काल में क्या संबंध है। तो जानिए कि जितना टाइम ऊपर अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगता है उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में लगता है। तो देखिए अगर मान लीजिए कि पहला दिया है यहाँ तक पहुंचने में टीएम समय लगे,
तो ये जो TM है, यहाँ से यहाँ तक का जो जाने में लगता है समय, इससे 2 गुना लगता है, यानी कि TF जो हो जाएगा 2TM लग जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए यह सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, TF बराबर 2TM, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 बोला है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार पथ पर घूम रहा कीड़ा समान रूप से गति करता है। कोई कीड़ा है, मान लीजिए एक वृत्त गति में कोई कीड़ा यहाँ पर चल रहा है। इसकी जो त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर है, ये बोला है, यानी कि एक कीड़ा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पाथ में घूम रहा है। बोला 100 सेकेंड में वह 7 चक्कर लगाता है, तो कीड़े का रेखीय वेग निकालें। कीड़े का रेखीय वेग क्या होगा? रेखीय वेग जो होता है इधर की ओर होता है इसका दिशा, और यहाँ पर 2 प्रकार का वेग काम करता है। वृत्ताकार गति में 2 प्रकार का, पहला एक होता है कोणीय वेग, दूसरा जो होता है रेखीय वेग। तो इसमें यह निकालना है कि रेखीय वेग कितना होगा। तो यहाँ याद रखिएगा कि ओमेगा बराबर V/R होता है। यहाँ पर हमको यही निकालना है कि V क्या है। तो सबसे पहले हमको R मालूम है, R दिया हुआ है, हमको W निकालना है। तो W का जो फॉर्मूला होता है यानी कि W बराबर ω/T। तो यहाँ बोला है 7 चक्कर, यानी एक चक्कर अगर यहाँ से चक्कर लगाना शुरू करे तो यहाँ तक में पूरा कोण बनता है 360, और इसको लिखा जाता है 2π। और यहाँ टोटल जो चक्कर बोला है 7 चक्कर, यानी कि 7 से गुना कर देना। तो बोला टाइम, यहाँ से जो घूमने में जो टाइम लगता है 100 सेकेंड लगता है, तो टाइम 100 सेकेंड, यानी कि जो ओमेगा का मान जो निकला 14π/100 ये निकला। अब देखिए यहाँ से फ्री करते हैं, V बराबर ओमेगा इंटू R, ओमेगा का मान 14π/100 इंटू त्रिज्या का मान 12 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर पाई का मान रखें तो 14 पाई का मान 22/7/100 इंटू 12, 7 दूनी 14, ये हो गया। इसको अगर गुना करेंगे तो 14 इंटू 12, यानी 0.44 इंटू 12। जब इसको गुना करेंगे तो फाइनली जो आंसर आएगा 5.28 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है 4.3, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 5.3, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 6.3, ऑप्शन नंबर डी में दिया 7.3। तो अगर आप लोग को याद होगा पूर्णांकित करने के लिए जब 5 से अगर ज़्यादा रहे तो ये संख्या 1 प्लस हो जाता है, यानी 5.3 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड रेखीय वेग का मान। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 बोला है कि कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण के बीच जो संबंध क्या होता है। कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण के बीच संबंध, ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोणीय त्वरण ω/r और इसका जो कोणीय त्वरण जो होता है रेखीय ω/t होता है, ω/t सॉरी कि पाई बराबर अल्फा बराबर W/t, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर W का जो फॉर्मूला होता है V/R रख ले, V/R होता है, W का फॉर्मूला इसमें रख देते हैं। तो यहाँ पर जब W का फॉर्मूला रखेंगे V/R इंटू T ये हो जाएगा।
ये वाला फॉर्मूला देखिए रेखीय त्वरण यानी कि v/t वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। तो अल्फा बराबर यहाँ पर a/r, अगर a को जब फ्री करेंगे तो r अल्फा हो जाएगा, यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21 बोला है कि प्रक्षेप गति की अधिकतम परास होती है। परास, इसमें अधिकतम परास क्या है? तो आप प्रक्षेप गति यानी परास का जो फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2θ बाय 2g, सॉरी बाय g। तो यहाँ पर अधिकतम परास यानी कि यहाँ पर कितना रखें, यहाँ पर अगर 45 डिग्री का मान रखेंगे तो ये वाला एक हो जाएगा, 90 डिग्री का मान रखें तो ये बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर मतलब अधिकतम परास जो निकालेंगे, परास इसको बोला जाता है कि प्रक्षेप गति के दौरान यह कितना दूरी पर गया। ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों के डेली लाइफ में यूज होता है, जो क्रिकेट खेलने के टाइम में या भाला फेंकने के टाइम में रेंज का उपयोग कितना डिग्री पर फेंका जाना चाहिए, कितना मैक्सिमम रेंज होगा, ये कौन पर डिपेंड करता है। तो अगर कौन का मान 45 डिग्री दे तो यहाँ पर u साइन 245 2 × 45 बाय जी, यहाँ पर 90 हो जाएगा। यहाँ पर 90 और 90 का मान 1 u स्क्वायर बाय जी, यानी कि मैक्सिमम जो रेंज हो जाएगा, मैक्सिमम u स्क्वायर बाय जी, पहला नंबर u स्क्वायर बाय जी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। रेंज का फॉर्मूला ये याद रखिएगा। सबसे पहला मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला, एक यहाँ पर 3 फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट प्रक्षेप गति के दौरान 3 फॉर्मूला याद रखिएगा। मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर बाय 2g, ये हो जाएगा मैक्सिमम। टाइम ऑफ फ्लाइट का याद रखिएगा, u स्क्वायर साइन थीटा बाय 2g, नहीं टाइम ऑफ फ्लाइट u v बराबर u साइन थीटा प्लस टी। हाँ याद रखिएगा u साइन थीटा बाय जी, इसका जो फॉर्मूला होता है u साइन थीटा बाय जी, टाइम ऑफ फ्लाइट का, और यहाँ पर 2 लगा दीजिएगा। यानी कि ये वाला जो टाइम है, ये जो टी निकला पहले छोटे टी, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगेगा जाने में यहाँ तक, तो इसका जो टाइम लगेगा u साइन थीटा बाय जी। उसके बाद यहाँ से आने में उतना ही टाइम लगता है जितना जाने में लगता है, तो इसे 2 गुना से 2t, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट 2t होता है, और यहाँ पर 2 से गुना कर दीजिएगा। उसके बाद रेंज का जो फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2θ बाय जी, ये वाला, ये 3 फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। पहला मैक्सिमम हाइट, दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट, तीसरा रेंज। नहीं, ये तीनों फॉर्मूला याद रखिएगा। प्रक्षेप गति में अगर कोई भी न्यूमेरिकल्स है तो ये फॉर्मूला से आप लोग निकाल लीजिएगा। मैक्सिमम हाइट का एक फॉर्मूला याद रखिएगा, आर मैक्स बराबर u स्क्वायर बाय जी, नहीं ये वाला। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 बोला एक कण त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ में v वेग से गतिमान है, तो कण का अभिकेंद्री त्वरण क्या होगा? तो कण का अभिकेंद्री त्वरण का मान होगा v स्क्वायर बाय r। ये क्लास में समझाया जाता है, डेरिवेशन निकाला जाता है, बहुत लंबा डेरिवेशन है, ऑब्जेक्टिव में संभव नहीं, याद रखिएगा AC बराबर v स्क्वायर बाय r। 23 नंबर बोला है कि यदि a प्लस b वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b है, तो a व b के बीच का कोण होगा। सबसे पहले आप लोग को समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, यानी कि यह कब बराबर होगा उस फॉर्मूला में रख के निकाला जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन दे तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, a प्लस b वाला चेक कर लीजिएगा। इधर a प्लस b वाला चेक करते हैं और इधर a माइनस b वाला चेक करते हैं। तो a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है याद रखिएगा, समांतर चतुर्भुज का नियम से निकाला जाता है। तो a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2a बी कॉस थीटा। सबसे पहले इसका मान रखिएगा। इसका मान रखने पर अगर दोनों का मान इसका समान, इसका जो मान होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पर अगर cos 30 का मान दे तो cos 30 का जो मान होता है, सबसे पहला cos 30 का मान होता है √3/2। अगर यहाँ पर √3/2 दे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ यही होगा कि ये वाला गुना हो जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी यहाँ पर माइनस ही रहेगा और यहाँ पर प्लस ही रहेगा। बस चेंज जो हो जाएगा यहाँ पर, चेंज जो हो जाएगा ए बी √3, इसमें जो चेंज होगा ए बी √3, यानी कि दोनों में कोई चेंज नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गलत। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में जब देखिएगा, इसमें जो होगा यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर 1/√2 यानी यहाँ 2 लग जाएगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गलत। ऑप्शन नंबर सी में भी कुछ नहीं चेंज होगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा, दोनों बराबर नहीं होगा। यदि आप ऑप्शन नंबर डी देखें, यदि आप ऑप्शन नंबर डी देखें तो cos थीटा के मान, cos 90 का मान जो होता है 0, अगर यहाँ पर cos 90 के जगह में, cos थीटा के जगह में अगर 90 रखें प्लस 2ab cos 90, तो यहाँ पर पूरा 0 कर देगा, यानी कि इसमें भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसमें भी पूरा 0 कर देगा। यहाँ पर भी जो बचेगा वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी, यानी a माइनस बी √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये वाला सही हो जाएगा। यानी ये वाला देखिए बराबर इसमें भी हो जाएगा, a प्लस बी ए स्क्वायर वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर ए स्क्वायर, यानी कि ये वाला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर यहाँ पर जो कौन दिया, अगर 90 रहेगा तो दोनों का मान समान होगा, अगर ये 60 रहेगा तो ये भी समान नहीं होगा, 45 ये भी समान नहीं होगा, 30 ये भी समान नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। यह 24 बोला है कि किसी प्रक्षेप गति का समीकरण प्रकीर्णन में उच्चतम बिंदु पर वेग तथा त्वरण के बीच का कोण क्या होगा। प्रक्षेप गति में बोला है कि वेग और त्वरण के बीच का कोण क्या होगा। तो प्रक्षेप गति में मान लीजिए ऐसे गया, अधिकतम बिंदु यहाँ पर, इस वेग का दिशा हर क्षण बदलते रहेगा, इसका दिशा ये भी यहाँ पर रहेगा, थोड़ा देर यहाँ रहेगा, यहाँ पर अधिकतम बिंदु पर यहाँ जो दिशा होगा इसका इधर की ओर होगा, और यहाँ ऊर्ध्वाधर जो यहाँ पर रहता है आई अक्ष में, इसका जो त्वरण होगा नीचे की ओर, जो कि -g से दर्शाया जाता है। इसका त्वरण जो होता है प्रक्षेप गति अधिकतम ऊंचाई में g नीचे की ओर और वेग दिशा इधर, इसके बीच का जो कोण बना 90 डिग्री, देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही। यानी कि अधिकतम बिंदु पर जो कोण बनता है वेग और त्वरण के बीच जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है, नहीं ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर दिया है कि इकाई समय में कोणीय विस्थापन कहलाता है, यानी इकाई समय यानी कि कोणीय विस्थापन क्या कहलाता है, कोणीय वेग कहलाता है। कोणीय वेग यानी W बाय कोणीय विस्थापन बाय समय, इकाई समय अगर यहाँ दे दे, समय एक का मान दे दे, तो ये वाला जो उत्पन्न होगा W बराबर थीटा, यानी कि ये कोणीय वेग के बराबर होगा, यानी कोणीय वेग कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 26 नंबर बोला है, यहाँ पर देखिए वही क्वेश्चन दिया है कि यदि दो सदिश विपरीत दिशा में हो,
यदि दो सदिश विपरीत दिशा में कार्य करता है तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट उत्पाद करता है, भी आप लोग को पीछे बताए हैं, इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी ऋणात्मक उत्पन्न करता है। डॉट प्रोडक्ट से आप लोग पीछे वीडियो देख लीजिएगा। 27 नंबर, जब कोई वस्तु प्रक्षेप गति में रहती है, जब कोई वस्तु प्रक्षेप गति में रहती है, ये वाला गति प्रक्षेप गति में रहती है, तो उनके पद का सबसे अच्छा वर्णन किस प्रकार किया जाता है। सरल रेखा में प्रक्षेप गति में सरल रेखा का कोई वर्णन नहीं है, प्रक्षेप गति में सरल रेखा का उपयोग नहीं किया जाता है। दूसरा वृत्त, तो इसमें वृत्त का तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ वृत्त का कोई वैल्यू नहीं। यहाँ पर जब फेंकेंगे सुबह तो यहाँ से फेंकेंगे तो यहाँ पर जाके गिरेगा, यानी एक चांद के आकार का बनता है, और चांद का जहाँ आकार बना यानी कि वह कैसा आकार, परवलय आकार का होगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। प्रक्षेप गति में याद रखिएगा परवलय आकार का इसका जो पथ निकलता है, परवलय आकार का, यानी चांद के एक तरह से कटोरा के जैसे इसका आकार बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28, प्रक्षेप गति में अधिकतम परास, अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेपण का कोण क्या होना चाहिए। अभी आप लोग को बताएं कि इसमें जो ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम ऊंचाई कब जाएगा, जब आप लोग 45 डिग्री से मारेंगे। जब आप लोग 45 डिग्री के एंगल से कोई वस्तु को फेंकेंगे वो तो अब अधिक दूरी पर जाएगा। जैसे जैसे कोण बढ़ाएंगे तो वो नज़दीक आएगा, यहाँ से नज़दीक आएगा, यानी कि 45 डिग्री जब बोला जाए तो सबसे अधिकतम जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगर इस तरफ नहीं याद रहे तो इसका रेंज का फॉर्मूला याद रखिएगा, और रेंज का फॉर्मूला यानी कि u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो यहाँ पर एक बार एंगल को रखिएगा 30 डिग्री, 30 दूनी 60, और साइन 60 का मान √3/2। यहाँ पर ये वाला नहीं सेट होगा। उसके बाद साइन 60 का मान, साइन 30 का मान, साइन 30 का मान 1/2, ये भी सेट नहीं होगा। साइन 90 का मान, ये तो पूरा 0, ये पूरा 1 कर देगा, यानी 180, ये माइनस में चले जाएगा, और ये वाला यानी अधिकतम जाएगा, यानी कि जब 45 यानी कि फॉर्मूला से निकाल के रख लीजिएगा, जिसमें u/g आ जाए, यानी कि ये वाला इसका मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है u²/g, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। यानी कि जितना कोण अगर घटाते जाएंगे तो उससे दूरी घटते जाएगा, और कोण 45 डिग्री से बढ़ाए प्रक्षेप गति में तो भी ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, उससे कम ही जाएगा। यानी कि ये अगर अधिकतम दूरी यानी कि भाला फेंका गया था तो वह 45 डिग्री के एंगल पे फेंका गया था, यानी 45 डिग्री पे एंगल फेंकने पर ये वो अधिकतम दूरी तक तय करती है। अधिकतम परास जो हो गया 45 डिग्री के कोण पे फेंका जाता है, उसका जो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। बोला 29वां क्वेश्चन, किसी प्रक्षेप गति द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई इस पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले कि जब कोई वस्तु को अधिकतम ऊंचाई तक फेंके तो सबसे पहला ये कि वह कितना वेग से फेंका, वह कितना वेग से फेंका और कितना कोण से फेंका। अगर ये ज़्यादा कोण से फेंके तो यह ज़्यादा ऊंचाई तक जाएगा, अगर कम कोण से फेंके तो कम ऊंचाई जाएगा। अगर मान लीजिए कि बहुत ऊंचा ज़्यादा कोण दे दिया, अगर वेग ही कम दिया, अगर इसमें कम थोड़ा सा यानी कि कम वेग से फेंके, अगर 2 मीटर पर सेकंड से फेंके तो ये थोड़ा नीचे आएगा। अगर 400 मीटर यानी कि वेग, और इसे यह निकला कि प्रक्षेप गति में अधिकतम ऊंचाई किस पर निर्भर करता है, कितना वेग से वह फेंक रहा है और उसका कोण का मान कितना है। तो यानी ऑप्शन, पहला ऑप्शन है प्रारंभिक वेग, और दूसरा है कोणीय प्रक्षेपण का कोण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रक्षेपण कोण भी हो जाएगा, और प्रारंभिक वेग होगा। प्रारंभिक वेग कहने का मतलब वह प्रारंभ में कितने वेग से वो वस्तु को फेंका। नहीं, देखिए ऑप्शन नंबर सी। 30वां क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि प्रक्षेप गति के दौरान नियतांक रहती है। यानी कि कौन सा भौतिक राशि प्रक्षेप गति के दौरान नियत रहती है। तो इसमें पहला चाल का तो बात यहाँ पर नियत नहीं रहती है। इसमें वेग क्षैतिज में अगर देता तो वेग नियत है, अगर प्रक्षेप गति में वस्तु को जहाँ फेंकता है वहाँ त्वरण नियत रहता है। यानी कि जब वस्तु को फेंका जाए तो यहाँ पर भी जी, यहाँ पर भी जी, यहाँ पर भी जी, यहाँ पर भी जी, यानी हर एक जगह जो त्वरण होगा जी होगा और समान होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31,
बोला किसी वस्तु की गति के प्रक्षेपण का आकार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है या फिर होता है। तो इसका जो निर्धारित किया था प्रारंभिक वेग से। प्रारंभिक वेग क्या है, प्रारंभिक वेग अगर जोर से फेंके, अगर पूरे दम लगा के वस्तु को फेंके, बहुत ज़्यादा वेग से फेंके तो उसका बहुत ज़्यादा जाएगा, प्रक्षेपण बहुत ज़्यादा इसका वक्र बनेगा। अगर कम वेग से फेंके तो कम बनेगा, यानी कि यह प्रारंभिक वेग पर निर्भर करता है कि वस्तु का प्रक्षेपण का आकार जो बनेगा कैसा बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, यह किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रारंभिक वेग पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 32, वेग का कौन सा घटक क्षैतिज के प्रक्षेप की उड्डयन काल निर्धारित करती है। जो वेग का उड्डयन काल जो निर्धारित करती है वो ऊर्ध्वाधर घटक करती है, प्रक्षेप का ऊर्ध्वाधर घटक करती है। तो सबसे पहले देखिए उड्डयन काल का जो फॉर्मूला होता है u cos बाय जी u साइन थीटा बाय जी। ये तो t बराबर यानी कि ये वाला जो है लंबवत घटक में है और u भी लंबवत घटक की ओर जाता है और g यानी कि त्वरण, ये यहाँ पर फॉर्मूला से ये बता देगा साइन थीटा ये ऊर्ध्वाधर घटक के लिए है u साइन थीटा, और g भी ऊर्ध्वाधर त्वरण के लिए है जो उड्डयन काल किस पर निर्भर करती है, लंबवत घटक पर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी वेग का जो प्रक्षेपण का उड्डयन काल निर्धारित करती है वो लंबवत घटक निर्भर करती है, क्षैतिज घटक निर्भर नहीं करती है। अगर वह अधिक दूर जाएगा तो वह ज़्यादा समय लगेगा, अगर कम दूर जाएगा तो कम समय लगेगा, यानी जितना ऊंचाई जाएगा उतना ज़्यादा समय और जितना कम जाएगा उतना कम समय। यानी ऊर्ध्वाधर जो निर्भर करता है वो ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत घटक में निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 33 नंबर में बोला यदि कोई कण समय के समान अंतराल में समान कोणों का वर्णन करते हुए एक वृत्त में चलता है तो इसका वेग सदिश होगा। पहला, इसका वेग जो होगा सदिश होगा, यानी कि यदि कोई कण, पहला है नियत रहता है, दूसरा है परिमाण में परिवर्तन होता है, दिशा में परिवर्तन होता है और परिणाम व दिशा दोनों में परिवर्तन होता है। यानी वृत्ताकार गति में अगर चले तो यहाँ पर चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिमाण इसका समान रहता है। यह जो इसमें बदलता हर क्षण इसका दिशा बदलते रहता है। इसका दिशा बदलने से यानी इसका वेग एक सदिश राशि, यानी इसका दिशा बदलने से इसका वेग में इसका मान में परिवर्तन होता है, यानी इसका दिशा में परिवर्तन होता है। वेग में जो दिशा होता है इसका वेग की जो सदिश होती है वो दिशा में परिवर्तन होता है, परिणाम में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है प्रक्षेप के प्रक्षेपण पथ का उच्चतम बिंदु पर यह पहला क्षैतिज ऊर्जा न्यूनतम होती। क्षैतिज ऊर्जा तो कोई बात नहीं, यहाँ पर न्यूनतम नहीं होती क्षैतिज ऊर्जा। जब वस्तु को फेंकेंगे तो एक समय क्या होगा, गतिज ऊर्जा तो सबसे अधिकतम बिंदु पर अधिकतम तो नहीं रहेगा। गतिज ऊर्जा यानी कि गति के दौरान जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी बोला है कि गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, ये गलत है। नहीं, अधिकतम बिंदु पर, अधिकतम बिंदु ये बोला जाता है जब वस्तु को फेंके वो कितना दूर तक पहुंचा, यहाँ पर इस बिंदु को बोला था अधिकतम। यहाँ पर वस्तु को फेंकेंगे तो इमेजिन कीजिए कि जब वस्तु को फेंकेंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा, वस्तु एकदम रुका रहेगा, तब धीरे कुछ पल के लिए तो रुकेगा यहाँ वस्तु, यानी कि यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा होगा वो शून्य होगा, काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर शून्य होगा। यानी कि देखिए कुल ऊर्जा अधिकतम होगी, ये वाला भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, यानी कि न्यूनतम होगा, यहाँ पर न्यूनतम होगा, यानी कि यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा होगा वो न्यूनतम होगा वहाँ पर, यानी कि अधिकतम ऊंचाई पर जो न्यूनतम गतिज ऊर्जा होता है न्यूनतम, यानी ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन अगले की ओर प्रक्षेप की क्षैतिज परास किन दो कारकों पर द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रारंभिक वेग व प्रक्षेपण कोण। द्रव्यमान ये वाला तो नहीं होगा, द्रव्यमान का कोई बात नहीं होता है। प्रारंभिक वेग उड्डयन काल से कोई रिलेटेड नहीं है। प्रक्षेपण कोण की ऊंचाई ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, यानी कि जो रेंज होता है, जो क्षैतिज परास होता है वो प्रारंभिक वेग कितना जोर से फेंके, वस्तु को कितना वेग से फेंके। दूसरा कि उसका जो कोण क्या है, कोण का बात भी बताएं कि जब 45 डिग्री रहे तो यह बहुत दूर तक जाएगा,
और अगर ज़्यादा वेग से फेंके तो वह भी बहुत इस प्रकार से कम हो जा सकता है। वेग यानी कि प्रक्षेपण कोण और प्रारंभिक वेग पर निर्भर करता है। यानी कि उसके अगले इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का 35 नंबर का। चलिए उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन खत्म हो गया। आज पार्ट 1 आज खत्म हुआ। अगर आप लोग को उम्मीद करते हैं कि आज सब पूरे क्वेश्चन समझ में आया होगा। टोटल क्वेश्चन अगले पार्ट में फिर और क्वेश्चन आ जाएगा इस यूनिट 3 का। तब तक के लिए इस चैनल में बने रहे। अगर अच्छे से तैयारी करना है तो 11th का इसमें हर एक प्रकार का ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। अब रेगुलर वीडियो फिजिक्स का आएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।